विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे फ्रांस में प्रशासकीय विधि की अवधारणा। देखिए, राजनीतिक दर्शन में जिस प्रकार से ब्रिटेन जो है वो विधि के शासन के लिए प्रसिद्ध है, माना जाता है या जाना जाता है, उसी प्रकार से फ्रांस प्रशासकीय विधि और प्रशासकीय न्याय व्यवस्था के लिए जाना जाता है। प्रशासकीय विधि का अर्थ क्या है? सामान्य तौर पर सामान्यतः प्रशासकीय विधि का अर्थ जो लिया जाता है वो ये है कि प्रशासकीय विधि का तात्पर्य उन नियमों से है जिनके द्वारा साधारण नागरिक और प्रशासकीय अधिकारियों के बीच संबंधों को नियमित किया जाता है, या प्रशासकीय विधि वे नियम हैं जो फ्रांस के साधारण नागरिक और वहाँ के प्रशासकीय अधिकारियों के बीच संबंधों को नियमित करते हैं। लेकिन प्रशासकीय विधि का ये अर्थ संकीर्ण है और ये प्रशासकीय विधि के केवल एक पक्ष का निरूपण करते हैं। डाइसी ने इसका अर्थ दिया है कि जो प्रशासकीय विधि है वो प्रशासकीय अधिकारियों के वे अधिकार और सिद्धांत हैं जिनके आधार पर राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए साधारण नागरिक और प्रशासकीय अधिकारियों के बीच संबंधों का निरूपण किया जाता है, संबंधों का नियमन किया जाता है। इसी प्रकार से जेनिक्स ने प्रशासकीय विधि की परिभाषा दी है कि प्रशासकीय विधि जो है प्रशासन से संबंधित वे नियम हैं जिनके द्वारा साधारण नागरिक और फ्रांस के प्रशासकीय अधिकारियों के बीच संबंधों का, पारस्परिक संबंधों का जो है नियमन किया जाता है या पारस्परिक संबंध नियमित होते हैं। और एक परिभाषा रेने डेविड ने दी है और उन्होंने भी प्रशासकीय विधि का अर्थ करते हुए कहा है कि प्रशासकीय विधि का अर्थ उन नियमों से है जो लोग प्रशासन के संगठन एवं नियमों का बोध कराते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों और साधारण नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का विनियमन करते हैं। इस प्रकार से हम संक्षेप में कह सकते हैं, सार रूप में कह सकते हैं कि प्रशासकीय विधि वे नियम हैं जिनके जो नागरिकों और सरकार के बीच जो संबंध हैं उनका नियमन करते हैं, उनको नियमित करते हैं या उनका निरूपण करते हैं और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी और साधारण नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रशासकीय विधि जो है वो दीवानी विधि से भिन्न है, क्योंकि जो दीवानी विधि है उसके द्वारा साधारण नागरिकों के जो पारस्परिक संबंध हैं वो निर्धारित होते हैं, उनका नियमन होता है, जबकि प्रशासनिक विधि के द्वारा साधारण नागरिक और जो सरकारी अधिकारी हैं उनके बीच के पारस्परिक संबंधों का नियमन किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रशासकीय विधि के द्वारा जो है फ्रांस के साधारण नागरिक और जो प्रशासकीय अधिकारी हैं उनके संबंध निर्धारित होते हैं कि उनके बीच के आपस के संबंध किस प्रकार से होंगे। अब आता है कि फ्रांस में प्रशासकीय विधि का दार्शनिक आधार क्या है। देखिए, फ्रांस में प्राचीन समय में जब राजतंत्र वहाँ पर था तो वहाँ पर जो है सरकारी जो कर्मचारी था उनको विशेष स्थान वहाँ पर मिला हुआ था या उनके लिए अलग से कानून थे, बने हुए थे। और जो है वर्तमान समय में भी जो है वहाँ पर प्रशासनिक विधि का आधार जो है नेपोलियन के कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान को माना गया है और कहते हैं कि उसी का विकास धीरे धीरे जो है वर्तमान स्वरूप में होता आया है।
इसका डाइसी जैसे विचारक ने कहा कि वहाँ पर इसका प्रशासनिक विधि का क्रमबद्ध विकास जो है नेपोलियन बोनापार्ट के कॉन्सुलेट संविधान के आधार पर वहाँ पर हुआ है। तो इस प्रकार से जो है फ्रांस में जो प्राचीन राजतंत्र थे उनमें भी जो है इस प्रकार की अवधारणा देखने को मिली कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें एक विशेष स्थान मिला हुआ था वहाँ के प्राचीन राजतंत्र में। वहाँ पर फ्रांस के प्रशासकीय विधि के जो दार्शनिक आधार हैं वो दो माने गए मुख्य रूप से। एक तो है पहला तो है रोम का वैधानिक दर्शन और दूसरा है मॉन्टेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। रोम के वैधानिक दर्शन के अनुसार जो है वहाँ पर ये माना जाता रहा है या वहाँ के वैधानिक दर्शन की ये मान्यता रही है कि जो राज्य है वो साध्य है और जो राज्य है वो साध्य है और जो व्यक्ति है वो साधन है। और उनका ये मानना था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो राज्य सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनका समाज में या राज्य में एक विशेष स्थान होता है और इसलिए उन्हें सामान्य जनता के स्तर पर नहीं रखा जा सकता है या साधारण नागरिकों के बराबर उनका दर्जा नहीं हो सकता है। उनका दर्जा साधारण नागरिकों से ऊपर होता है। इस प्रकार से उन्हें सामान्य नागरिक से जो है एक विशेष स्तर प्रदान किया जाता है। और इसी प्रकार से इसके पीछे जो वहाँ पर प्रशासकीय विधि बनाई गई है उसके पीछे फ्रांस का जो दार्शनिक रहा है मॉन्टेस्क्यू, उसका शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी इसके पीछे काम करता है, क्योंकि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर यह माना जाता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों का कार्यक्षेत्र अलग है और तीनों को जो है अलग अलग रहकर अपने कार्यक्षेत्र में कार्य करना चाहिए। किसी को एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और इसी आधार पर वहाँ पर यह माना गया कि जो कार्यपालिका के लोग हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें न्यायपालिका से पृथक रखना चाहिए और न्यायपालिका को कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक पृथक रखने की अवधारणा के कारण जो है वहाँ पर प्रशासकीय विधि को अपनाया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर प्रशासनिक विधि को अपनाने का एक व्यावहारिक आधार और भी है और वो है कि वहाँ फ्रांस के नागरिकों की ये आम धारणा रही है कि जो न्यायाधीश होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों के या सरकारी अधिकारियों के वो क्या होते हैं, शत्रु होते हैं और वो जो है उनके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के काम करने की जो परिस्थितियां हैं या उनकी जो कठिनाइयां हैं उन्हें ध्यान में न रखते हुए न्यायाधीशों के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए उनके कार्य में कर्तव्य पालन में एक बाधक तत्व के रूप में कार्य किया जाता है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायपालिका के क्षेत्र से या सामान्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से अलग रखना चाहिए ताकि वो कुशलता के साथ प्रशासन का संचालन कर सकें और इसलिए भी वहाँ पर प्रशासनिक विधि की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चूँकि वहाँ पर प्राचीन राजतंत्र के समय से ही जो सरकारी कर्मचारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें एक विशेष दर्जा मिला रहा है, उनका एक विशेष स्थान रहा है और उसी कारण जो है वहाँ पर प्रशासनिक विधि की जो है मान्यता है या प्रशासनिक विधि को संविधान में स्थान दिया गया है। अब है प्रशासनिक विधि का स्वरूप वहाँ पर किस प्रकार का है। देखिए, प्रशासनिक विधि जो है वो जो वहाँ की दीवानी विधि है जिसके द्वारा आम नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण होता है या एक जनता के जो व्यक्ति हैं या जो जनता है उनके आपस के संबंध किस प्रकार से होंगे, तो वह विधि वहाँ पर कौन सी विधि कहलाती है, दीवानी विधि कहलाती है। तो दीवानी विधि जो है वो कैसी है, लिपिबद्ध है और जो नेपोलियन की जो संहिता थी, ठीक है ना, नेपोलियन के समय उसको स्थायी नेपोलियन संहिता के माध्यम से
नेपोलियन के समय वहाँ पर उसको स्थायी रूप प्रदान कर दिया गया। लेकिन जो प्रशासकीय विधि है वो लिपिबद्ध नहीं है, लिखी हुई नहीं है वहाँ पर, और वह परंपराओं पर आधारित है। और वस्तुतः हम ये कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक विधि है, जो प्रशासनिक न्यायालय हैं, उनके द्वारा समय समय पर जो निर्णय दिए गए हैं, उन निर्णयों का समूह ही प्रशासनिक विधि कही जाती है। या हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में जिन्हें न्यायाधीशों के द्वारा निर्मित कानून कहा जाता है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी प्रशासकीय विधि समय समय पर प्रशासनिक न्यायालयों के द्वारा दिए गए निर्णयों का समूह कही जा सकती है। अब हम इसकी तुलना यदि हम ब्रिटेन की विधि के शासन से करें, तो प्रशासकीय विधि की तुलना जो है ब्रिटेन के विधि के शासन से करें, तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन जो है वो विधि के शासन के लिए जैसे जाना जाता है, उसी प्रकार से ब्रिटेन जो फ्रांस है वो विधि की प्रशासकीय विधि और प्रशासकीय न्यायालय के रूप में जाना जाता है। अब हम जाने कि विधि के शासन का क्या अर्थ है। डाइसी ने जो कि विधि के शासन का प्रवर्तक माना जाता है, उसने विधि के शासन के 3 अर्थ बताए हैं। पहला तो यह है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो और चाहे वो साधारण नागरिक हो, सभी जो है विधि के समक्ष समान हैं और सभी विधि के समक्ष समान है, सभी के लिए एक जैसे न्यायालय है और एक जैसे कानून है। दूसरा है कि वहाँ पर जो है जो कोई भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि सामान्य न्यायालयों में सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा उसे दोष सिद्ध न घोषित किया गया, अर्थात उसके ऊपर जब तक कोई दोष न्यायालयों के द्वारा कोई दोष प्रमाणित नहीं हो जाता है, तब तक जो है उसे वहाँ पर जो है न्यायालय के द्वारा दंडित नहीं किया सकता है। और वहाँ पर जो है कि तीसरा यही है कि सभी विधि के समक्ष समान है, चाहे वो अमीर हो और चाहे गरीब हो, तो सभी लोग जो है विधि के समक्ष समान है और सभी के लिए एक जैसे कानून है और एक जैसे न्याय है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में विधि के शासन की अवधारणा के तहत सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी हो और चाहे साधारण नागरिक हो। जिस कानून से साधारण नागरिक शासित होता है, उसी कानून से वहाँ पर सरकारी अधिकारी भी शासित है, या सरकारी अधिकारी भी उसी कानून के अधीन है जिस कानून के अधीन वहाँ पर साधारण नागरिक होता है। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में क्या है कि जो सरकारी जो सामान्य नागरिक हैं उनके लिए एक अलग विधि है जिसे दीवानी विधि कहा जाता है, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जो है वो प्रशासनिक विधि के द्वारा प्रशासित है। या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि सामान्य जनता के बीच के आपस के जो विवाद होते हैं उनका निपटारा दीवानी विधि के द्वारा किया जाता है, और वो विवाद जो सरकारी अधिकारी और सामान्य नागरिक के बीच उत्पन्न होते हैं उन विवादों का निपटारा जो है वो प्रशासकीय विधि के द्वारा किया जाता है, या वे विवाद जो है प्रशासकीय विधि और प्रशासकीय न्यायालय के द्वारा निपटाए जाते हैं। बच्चों, अब आपके समझ में आ गया होगा कि प्रशासनिक विधि क्या है। सामान्य रूप से मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि प्रशासनिक विधि वह विधि है जिसके द्वारा वहाँ पर सामान्य नागरिक और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच संबंधों का निर्धारण किया जाता है, या जब कभी सामान्य नागरिक और सरकारी अधिकारियों के बीच किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं, झगड़े उत्पन्न होते हैं, तो उस समय उन विवादों झगड़ों का निर्धारण जो है प्रशासकीय विधि के द्वारा किया जाता है। और जब वहाँ पर सामान्य नागरिकों के बीच आपस में जो झगड़े होते हैं उनका निर्धारण जो है करने के लिए वहाँ पर एक अलग विधि है जिसे दीवानी विधि कहा जाता है, उसके द्वारा उनका निर्धारण होता है। यदि ब्रिटेन में भी अब हम कह सकते हैं कि उस रूप में विधि का शासन नहीं है जिस रूप में जो है वहाँ पर डाइसी ने विधि के शासन की विधि के शासन की अवधारणा को प्रस्तुत किया था।
क्योंकि वहाँ पर अब जो है जो ब्रिटेन के शासक हैं या जो कूटनीतिक प्रतिनिधि हैं, उन्हें विधि के शासन से जो है कुछ उन्मुक्तियाँ मिली हुई हैं। जैसे वहाँ का जो गृह मंत्री है, गृह सचिव है, किसी भी विदेशी को ब्रिटिश प्रजा होने का प्रमाण पत्र दे सकता है और किसी से इस प्रकार का प्रमाण पत्र वापस ले सकता है या किसी भी विदेशी को देश से बाहर निकाल सकता है और उसके खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर विधि के शासन के कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ आज वर्तमान समय में ब्रिटेन में भी जो है कुछ श्रम न्यायालय बनाए गए हैं, बीमा न्यायालय स्थापित हुए हैं जो कि अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में काम करते हैं और जो सामान्य न्यायालय हैं वहाँ के उनसे उनके अधीन नहीं है या उनसे पृथक रहकर अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम कहा जा सकता है कि वहाँ पर भी जो है अब विधि के शासन की अवधारणा का उल्लंघन हुआ है या अपवाद रूप में जो है वहाँ पर ये उदाहरण हमको देखने को मिलती है।